हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज है 25 फैब। तो पहला आर्टिकल होगा ओबिसिटी के ऊपर है। दूसरा है आरटीआई किस तरीके से हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो मिसलीड कर रहे हैं, फिर मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं आरटीआई एक्ट के जो भी सेक्शंस है उसको। फिर हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री ने दो ड्रग्स को बैन किया, उसके पीछे का रीज़न क्या है और ग्लोबल मार्केट में इंडिया का इमेज क्या है ड्रग्स रिलेटेड, उसके बारे में डिटेल मैनर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री ने बैन लगाया है टेम्पेंटाडॉल और कैरिसोप्रोडॉल के ऊपर। जो ये टेम्पेंटाडॉल है ये यूज़ किया जाता है मॉडरेट प्लस जो सीवियर पेन होता है उसको रोकने के लिए। और कैरिसोप्रोडॉल होता है, इसे यूज़ किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर ब्रेन में जो वो पार्ट जो हमें पेन फील कराता है उसे नम करने के लिए। तो जो हमारा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बैंड लगा रखा है इसके ऊपर कि इसका आप कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं कर सकते हो। टेम्पेंटाडॉल और कैरिसोप्रोडॉल के वो कंबाइन यूज़ नहीं कर सकते हो। बट इंडिया में बैन है ना, तो ये जो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ क्या थी, ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में भेज रहा था, जो भी पुअर कंट्रीज़ है वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा था इसका। तो उसे बैन लगाया गया है। क्यों बैन लगाया गया? क्योंकि अगर इन दोनों को आप यूज़ करोगे तो आदमी लोग जो जिनके ऊपर यूज़ किया जा रहा है वो पैरालाइज हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है इसकी। इसलिए बैन लगाया गया है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए, जैसे आपको कप सिरप कंट्रोवर्सी याद होगा। कप सिरप कंट्रोवर्सी याद होगा जिसमें 66 बच्चों की डेथ हुई थी। देन आपको याद होगा आई ड्रॉप कंटामिनेशन वाला रिपोर्ट था, यूएस से आया था, जिसमें ये बताया गया था जो ड्रग्स रेजिस्टेंस बैक्टीरिया मिले थे उसके अंदर। वहाँ पर बैन लगाया गया था इंडिया के कुछ ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर। देन आपके सब स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर ड्रॉप थे, उसके ऊपर बैन लगाया गया था। क्यों? क्योंकि उसमें कैंसर कॉजिंग इम्प्योरिटीज़ मिला था। तो पिछले कुछ सालों में हमारे कई सारे ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर बैन लगाया गया। इसके कारण जो इंडिया का इमेज है वो भी खराब नज़र आ रहा है ग्लोबल स्टैंडर्ड में। तो ये कुछ था। अब थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे सबसे बॉटम टू अप अप्रोच करते हैं। पहले आता है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये ड्रग्स की कॉम्बिनेशन देखता है, ठीक है, कि ड्रग्स में क्या क्या कंबाइन करके ड्रग्स बनाए। ठीक। एक्सपायरी डेट को देखता है कि कब उसको एक्सपायरी डेट प्रोवाइड करना चाहिए, कब वो एक्सपायर्ड होना चाहिए। देन वो अप्रूवल देता है। इसके अप्रूवल के बाद क्या जाता है? DCGI के पास जाता है, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, इसके पास जाता है। ये फाइनल अप्रूवल देता है। ये किसके अंदर काम करता है? ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। ठीक, अंदर काम करता है। तो इस तरीके से ये हायरार्की है, इसके मैनर में वर्क करता है। आपको बस क्या याद रखना है इसके अंदर? ये दो ड्रग्स के नाम याद रखना है कि ये किन से रिलेटेड है। ठीक है, टेम्पेंटाडॉल और कैरिसोप्रोडॉल के बारे में। और ये जो बॉडी है ड्रग्स जो रेगुलेट करने वाली बॉडीज़ है उसको याद करना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आपका DCGI आता है, उसके अंदर आता है CDSCO, मतलब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। हाल ही में मन की बात में हमारे पीएम ने बताया कि हमें जो एडिबल ऑयल है उसका कंजम्पशन 10% डिक्रीज कर देना चाहिए। रीज़न क्या है? ओबेसिटी। इसे GS पेपर 3 से आप कनेक्ट कर सकते हो। अब ओबेसिटी होता क्या है? ये एक्सेसिव बॉडी फैट होता है, मतलब मोटापा हो जाता है। अब कैसे पता लगाया जाए कि कोई मोटापा है कि नहीं? तो उसके लिए मेज़र करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स होता है, जिसका 30 या इससे अबव आता है वो ओबेसिटी का शिकार होता है। तो अब प्रॉब्लम कितना बड़ा है ये समझिए आप। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 0 से लेके 5 साल तक के बच्चे में ओबेसिटी देखने के लिए मिल रहा है। और वो भी कितने परसेंट? अप्रॉक्स 43 लाख बच्चों में ये प्रॉब्लम देखा गया है इंडिया में। सोचिए। अब ओबेसिटी का कारण क्या है, कैसे हो सकता है लोगों को? एक तो आपका डाइट बैलेंस नहीं होता। ठीक है, डाइट बैलेंस नहीं है, बैलेंस डाइट की प्रॉब्लम है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी आपका बहुत ज़्यादा कम होता है, पूरे दिन आप पढ़ाई कर रहे हो। तीसरा रीज़न हो सकता है जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कुछ लोगों का होता है कि उसकी फैमिली ट्री देखोगे तो हर कोई फैट का शिकार है, हर कोई मोटा है उस फैमिली में।
ठीक है, एक्सेसिव फैट है उसके बॉडी सबके फैमिली में, तो बहुत उसको मेहनत करनी पड़ती है अपनी बॉडी फैट को डिक्रीज करने के लिए। फोर्थ रीज़न होता है कि वो कोई डिसऑर्डर से है, जैसे कि थायराइड, ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है उसे। मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई मेडिसिन वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे स्टेरॉयड है, उसे कंज्यूम करते हो तो बॉडी फैट जो इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। और आप साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब कि डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो, तो इस दौरान भी आपका बॉडी फैट इंक्रीज हो जाता है। और या फिर इमोशनल ईटिंग भी बोल सकते हो, जैसे डिप्रेशन में कई लोग चले जाते हैं तो इमोशनल ईटिंग करने लगते हैं, मतलब जैसे ही वो लोग टेंशन होने लगता है वो लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है। इससे रिलेटेड होने वाली हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस इंक्रीज हो जाती है, मेंटल हेल्थ पे उसको इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, कैंसर हो सकता है, ऑब्वियसली बात है आप कुछ भी खा रहे हो तो कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाता है। हाइपरटेंशन, ये जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग हाइपरटेंशन इंडिया में आज के डेट में 50% मैन में देखने के लिए मिलता है और 37 वुमेन में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, देखिए कहाँ से स्टार्ट किया था कि एक्सेसिव खा रहे हो, उससे कहाँ कनेक्ट करते हुए आ रहे हैं और कितने सारे प्रॉब्लम्स अब में देखने के लिए मिल रहा है। अब इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम्स लेके आए हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर लेते हैं। पहला है पोषण, ठीक है, पोषण स्कीम चल रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है। देन ईट राइट इंडिया मूवमेंट भी है। स्कूल लेवल पे हम लोग स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चला रहे हैं। ये किसके अंदर काम कर रहा है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत इसे हम चला रहे हैं स्कूलों में। देन अब इसको मैनेज कैसे किया जाए, सिंपल सी बात है, बैलेंस डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, मिनिमम आपको 150 मिनट्स तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। देन मे बी आप ना गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्स लगा दो, मतलब कि जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है जिसमें ज़्यादा एक्सेसिव शुगर है उस पर टैक्स लगाओ, खूब टैक्स लगा दो कि महंगा कर दो। आज के डेट में आपको जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो 10 रुपये में भी मिल रहा है, 20 में भी मिल जा रहा है, तो ये बहुत ईजिली अवेलेबल है, इसलिए इंडिया ओबेसिटी का शिकार है। अब दूसरे आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये एडिटोरियल आरटीआई के बारे में डील कर रहा है कि कैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन बन चुका है राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन। इस आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, ये किस तरीके से मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं आरटीआई के सेक्शंस को, इसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले कई बार से कई सारे आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, जैसे कि एक प्रॉब्लम की बात की कि बैकलॉग्स आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया आरटीआई में। इसमें बोला क्या गया था आरटीआई में कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपने जो इन्फॉर्मेशन मिला उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। इसको कौन देखेगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर देखेगा। अगर ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अगर नहीं देख पा रहा है, टाइम पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। तो इस तरीके से ये काम करने वाला था, बट ना ही इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ना इन ऑफिसर के ऊपर कोई मतलब कि एक्ट लिया जा रहा है, इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भाई वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है, वैकेंसी यहाँ पे फिल नहीं है काफ़ी ज़्यादा। इस वैकेंसी जो भी पोस्ट है काफ़ी सारी पोस्ट आज के डेट में आपको खाली देखने के लिए मिलेगा। थर्ड प्रॉब्लम है कि पार्लियामेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स को भी मिलना चाहिए था, ये इस एक्ट में कहा गया था। बट पार्लियामेंट हमेशा कह के बच जाती है कि ये जो सिक्योरिटी का मामला है ये इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते, ये किसी पर्सनल मतलब आप किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम नहीं शेयर कर सकते, इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा, ये सब कह के बच जा रहा है। ये प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही है पिछले कई टाइम से। इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। पहला एग्जांपल देते हैं, सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय 2011 का ये केस है। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक्सेसिव आरटीआई फाइल होगी तो जो गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है उसमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि इसमें बोला गया कि भाई साहब मेरी कॉपी दे जो आपने इवेल्युएट कर रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा नंबर कितना है।
अगर ये कॉपी आपको दे देता है सीबीएसई, तो आपके बाद कई लोग आएंगे, आरटीआई फाइल करेंगे, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा आरटीआई के ऊपर भी और सीबीएसई के ऊपर भी, कि हर किसी की कॉपी निकाल निकाल के वो देते रहे। और कई बार क्या होता है कि जो ये आरटीआई है इसका मिसयूज भी हो सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ रही है, उसके बारे में वो वर्क चल रहा है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पहले ही लीक हो गई और पब्लिक में उसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैला दिया गया, तो जो पहले ये जो आने वाला था उसका एम कुछ और था, बट पहले मिस इन्फॉर्मेशन हो गया है, तो गवर्नमेंट को इसके टैकल करना पड़ेगा, तो कोर्ट ने ये कह के इसे डिनाई कर दिया। दूसरा है ग्री ग्रीस रामचंद्र देश पांडे, 2012 का ये केस है, इसमें ये बोला गया था, ग्रीस ने क्या किया था, एक आईएएस ऑफिसर का डिटेल मांगा कि भाई साहब उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कितने उसके प्राइवेट फार्म्स है, ठीक है, ऐसे इन्फॉर्मेशन मांगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हम आपको क्यों शेयर करें। तो यहाँ पे प्रॉब्लम वही आ जाती है ना कि ये इन्फॉर्मेशन जो आईएएस ऑफिसर की जो भी प्रॉपर्टीज है, कितने का उसने प्राइवेट प्रॉपर्टीज खरीद के रखी है, वो इन्फॉर्मेशन पहले से पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको सिटीजन्स को प्रोवाइड करना चाहिए था, जो कि आरटीआई एक्ट में लिखा गया है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। तो इसलिए राइटर बोल रहा है राइट टू डिनाई बन चुका है आरटीआई आज के डेट में। इसमें कुछ सेक्शंस है जो आपको याद होना चाहिए, जैसे कि जो सेक्शन 3 है वो पावर करता है सिटीजन्स को कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। जो सेक्शन 8 है आरटीआई का, वो ये बोलता है कि भाई साहब पब्लिक सिक्योरिटी के लिए या फिर किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर आप ऐसे शेयर नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रोक लगा देता है सेक्शन 8। तो इसी का यूज़ कर करके जो जो भी गवर्नमेंट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है वो लोगों को डिनाई कर देता है इन्फॉर्मेशन देने से। यहाँ पे आप एक कोट को यूज़ कर सकते हो जो कि थॉमस जेफरसन ने बोला है कि इन्फॉर्मेशन इज़ द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी, इन्फॉर्मेशन इज़ द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। काफ़ी अच्छा कोट है। आई होप आज का आर्टिकल आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आर्टिकल